नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। शिव विधानसभा में इस समय खलबली मची हुई है। कई दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। इस समय हमारे साथ जितेंद्र सिंह चेतराऊ हैं, ये भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं शिव विधानसभा से। इनसे खास बातचीत करते हैं। पहले तो इनसे विज़न जानते हैं कि क्यों दावेदारी कर रहे हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं शिव विधानसभा के लिए। नमस्कार। देखिए, जो विज़न की बात आपने कही, बहुत सटीक प्रश्न आपने पूछा। शिव विधानसभा में अब तक का जो हम चुनावी जो इतिहास देखते हैं, उस इतिहास में अब तक जो विज़न हो किसी एक विधानसभा के विकास का, ये बिंदु उस चुनाव से हमेशा दूर रहा। और मैं क्योंकि विज़न वाला व्यक्ति हूँ और मैंने लगातार बाड़मेर के समग्र विकास पे काम किया। 2013 में मैंने आंदोलन किया मिशन नया बाड़मेर जैसलमेर, और उसका मूल उद्देश्य ये था कि बाड़मेर का विकास कैसा हो, बाड़मेर कैसा हो। जो ऑयल सेक्टर डेवलप हो रहा है और अन्य सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, तो उसमें बाड़मेर का रोड मैप क्या हो, विकास कैसा होना चाहिए। उस आधार पर शिव के विकास की भी हमने बात रखी। तो शिव मूल रूप से विकास मांगता है। अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें शिव में विकास ही नहीं हुआ। मूल रूप से मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें जो हैं उनके बारे में भी सोचा नहीं गया। और जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा वहाँ से विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि पानी की व्यवस्था कैसे हो, रोडों की व्यवस्था कैसे हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो। और ये बड़े अचरज की बात है, 25 साल लगातार अमीन खान साहब विधायक रह गए वहाँ से, और 25 साल में अब तक एक भी बड़ा हाईवे, एक भी बड़ी स्वास्थ्य के लिए, आप ये मान लीजिए कि 200 बेड से ऊपर की व्यवस्था का स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल हो। हर व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ बीमार होता है तो उसे रेफ़र कर दिया जाता है बाड़मेर या अन्य स्थान पर। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो शिव में शून्य की स्थिति है। जो कृषि क्षेत्र है, उस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता रहती है वो बिजली की रहती है। बिजली के रूप में देखा जाए तो पावर प्लांट हमारे पास, सोलर हमारे पास और विंड हमारे पास। विंड सेक्टर बहुत बड़ा डेवलप हुआ शिव में, सोलर सेक्टर डेवलप हो रहा है, और उससे पहले जो पावर प्लांट्स लगे उसमें भी बहुत ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। अभी की बात है थोड़े दिन पहले ही कि किसानों की स्थिति ये हो गई कि उन्हें बिजली के लिए धरना देना पड़ा। जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा राजस्थान में बिजली का उत्पादन कर रहा है, बाड़मेर जैसलमेर, वहाँ के किसानों को खुद की फसलों को बचाने के लिए अगर धरने पर बैठना पड़े और पुलिस प्रशासन उन पर लाठी और गोलियाँ चलाए, तो इससे विकट स्थिति आप क्या कर सकते हैं। और उस पर विधायक का कोई स्टेटमेंट नहीं आना। तो मेरा ये मानना है कि विधायक ने किसी भी रूप में जब सदन में वो गए तो बाड़मेर में शिव क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। जब प्रश्नों की बात आती है कि साहब विधायक ने वहाँ प्रतिनिधित्व किया, कुछ प्रश्न उठाए होंगे, आप एक बात बता दीजिए कि उन्होंने कभी सदन में ये बात उठाई हो कि मेरे शिव क्षेत्र का विकास सरकार इस तरह से करे, या कोई एक स्पेशल बजट की मांग भी उन्होंने रखी हो। तो विज़न यही है कि शिव में उन लोगों के, युवाओं के रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, जो किसान हैं उनके लिए बिजली की व्यवस्था कैसे की जाए, अच्छा पानी की व्यवस्था अगर हम कर सकें तो किस तरह से की जाए। नर्मदा का नहर जो है वो चोटन तक आके रुकी हुई है, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या विधायक जी ने कभी प्रश्न उठाया कि साहब नर्मदा का पानी जो आप चोटन तक ले आए हो, ये मेरे शिव तक क्यों नहीं आ रहा। जब स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात है उस पर कुछ भी बात नहीं है, शिक्षा की इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत सारे काम जो हैं वो शिव में हो सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से बहुत काम हो सकता है शिव में। पर्यटन की दृष्टि से जब पिछली सरकार थी तब हमने भी एक पर्यटन सर्किट की मांग भी की थी, और आप भी देखेंगे तो रेडाना का रण जो है वो बहुत विकसित हुआ है इस क्षेत्र में, लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर भी उसके आसपास मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा। तो विधायक जी ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, मूल रूप से केवल विधायक बनना ही पर्याप्त नहीं है कि मेरे लोगों ने मुझे जिता दिया और उसके बाद मैं विधायक बन गया और मैं सदन में जाता हूँ। लेकिन मूल जो ड्यूटी बनती है एक नेता की, एक विधायक की, वो ये बनती है कि मैं किस तरह से मेरे जनता के मूल मुद्दों को समझूं और उन मूल मुद्दों की पैरवी सदन में करूं, सरकार के सामने वो अपना पक्ष रखूं और उसके समाधान के लिए वहाँ से बजट लेके आऊँ या योजना लेके आऊँ। तो ये गैप बहुत बड़ा रहा है वहाँ पर। किस पार्टी से और कितने साल से आप जुड़े हुए, किस पार्टी से आप दावेदारी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से तो लगभग आप ये मान लीजिए मैं तीसरी पीढ़ी में आता हूँ। और मेरे दादो साहब वकील साहब केसर सिंह जी, उनका अपना एक बहुत बड़ा नाम था।
और जनसंघ हो, स्वतंत्र पार्टी हो, राम राज्य परिषद हो, इसमें सब में ज़िले के मुखिया के रूप में उन्होंने काम किया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष भी वो रहे और शिव क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र उनको नाम से पहचानता, उनके काम से पहचानता। आज भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग उनको याद करते हैं कि साहब वकील साहब केसर सिंह जी ने हमारी मदद की थी। तो वो विचारधारा आगे चलकर मुझ तक आई और मैं, आप ये मानिए कि एक पदाधिकारी के रूप में लगभग 2007 से युवा मोर्चा के प्रवक्ता के रूप में मैंने ज़िले में काम शुरू किया और उसके बाद निरंतर पद था नहीं था तो भी हम तो पार्टी के लिए काम करते रहे और 2017 में फिर मुझे प्रदेश कार्य समिति का सबसे युवा सदस्य के रूप में मुझे अवसर मिला और 17 से 21 तक मैंने युवा प्रदेश कार्य समिति में काम किया। तो संगठन से जुड़ाव पहले से ही बहुत लंबा समय हो गया और निरंतर चल रहे हैं संगठन के साथ। भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हो, युवा हो, पूर्व विधायक जालम सिंह भी है, खंगार सिंह सोढा जो कि प्रधान रह चुके हैं, उनकी बेटी प्रधान प्रतिनिधि वो रह चुके हैं, वो भी है, और भी कई जो दावेदार है भारतीय जनता पार्टी से तैयारियां कर रहे हैं। कैसे पार्टी आप पर विश्वास जताएगी और आपको अगर आप टिकट लाते हो तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पार्टी तो मुझ में विश्वास जताती रही है निरंतर ही। मुझे युवा मोर्चा में लिया और उसके बाद 2017 में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य लिया। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य की पोस्ट बड़ी सीनियर पोस्ट होती है और मैं उस समय लगभग, मेरी उम्र लगभग 34 साल के करीब ही होगी। तो पार्टी ने तो मुझ में हमेशा विश्वास जताया है। पार्टी मेरे लिए नई नहीं है और मैं पार्टी के लिए नया नहीं हूँ। लोकल स्तर पर मैं देखा जाए तो शिव क्षेत्र में लगभग 3-4 पीढ़ियों से हर गांव ढाणी में हमारा जुड़ाव रहा है। तो हमारा परिवार और हमारा नाम कोई नया नाम नहीं है। जालम सिंह जी पूर्व में विधायक रहे, खुमान सिंह जी को प्रत्याशी बनाया, तो ये पार्टी का निर्णय था। मैं मेरी बात इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ का लोकल हूँ। मैं पार्टी में काम करते हुए मुझे लंबा समय हो गया। विज़न पे काम करते हुए, शिव के विज़न पे काम करने के लिए मुझे अवसर चाहिए कि भाई शिव का विकास किस तरह से हम कर सकते हैं। पार्टी अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों पर देखती है, उन पर विश्वास करती है। कई बार ये विषय रहा कि पार्टी में बाहर के लोग जो हैं, शिव क्षेत्र से बाहर के जो लोग हैं, उनको मौका नहीं देना चाहिए। शिव क्षेत्र के जो कार्यकर्ता उनको मौका देना चाहिए। ये बात भी रही कि भी एक बार किसी को अवसर दे दिया तो अब नयों को अवसर देना चाहिए। ये बात अब बहुत जोर पकड़ रही है कि युवा को अवसर देना चाहिए, तो हम युवा भी हैं और पार्टी में निरंतर कार्य करते हुए बहुत लंबा समय हो गया। और मेरी खुद की एक सोच, एक विचार है कि शिव में एक तो बाहर के व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए। एक जिस पे आपने एक बार देख लिया करके परख के, उसको फिर वापस मौका, नए को मौका देना चाहिए। युवा को अवसर देना चाहिए। वो लोग जो पार्टी में जिन्होंने काम नहीं किया उनको अवसर नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति पार्टी में लगातार काम कर रहा है, पद पे रहा है, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अवसर देना चाहिए। तो कई लोग, कई ऐसे भी होते हैं, नए आते हैं और फिर वो ये कोशिश करते हैं कि साहब हमें मिले। तो पार्टी का जो वो मूल कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी से साथ काम कर रहा है, उसको अवसर देना चाहिए। आपने जैसे अमीन खान की बात की, अमीन खान जी अब कांग्रेस से टिकट चाहते भी है और वो चाहते कि वहाँ से अगर उन्हें टिकट ना मिले तो उनके बेटे को मिले। वो अब पूरी कोशिश लगा रहे कि उनके बेटे को टिकट मिले और वहाँ से उनका बेटा विधायक बने, ना कि और जो कांग्रेस से तैयारी कर रहे वो। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है। ऊपर सोनिया जी, राहुल गांधी जी की भी स्थिति यही है, परिवारवाद की स्थिति। वही अमीन खान साहब की स्थिति है। और वहाँ तो ये स्थिति है, खुद के संगठन के जिलाध्यक्ष के खिलाफ बोलने से भी नहीं चूकते। तो मेरा कहने का मतलब है, आप बेटे को अवसर दो, पोते को अवसर दो, किसी को भी अवसर दो, लेकिन आप ये मूल जो बात है वो भूल गए हो। मूल बात है, एक विधायक का समर्पित रूप से ये कार्य होना चाहिए जनता के प्रति कि मुझे जनता के लिए कार्य करना है, जनता को आगे लेके जाना, जनता के विकास की बात करनी है। तो वहाँ तो केवल परिवारवाद की स्थिति है। तो कांग्रेस की जो ऊपर से जो गंगा बह रही है, उस आधार पर वो इस बात की मांग करते हैं और मुझे ये लगता है कि वो किसी को भी लेके आए हैं। इस बार जो लोगों ने जो निर्णय ले रखा है वो ये है कि शिव में बीजेपी का विधायक ही बनेगा और फिर विकास आधारित राजनीति शिव में शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा शिव में। तो बीजेपी को जिताने के लिए लोग तैयार हैं, ये तो लोगों ने मानस बना रखा है। जैसे आपने कहा कि बीजेपी को जिताने की तैयारी पूरी कर ली है लोगों ने, तो किस प्रकार से इस समीकरण को देखते हैं? आपने युवा की बात कही तो वहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी जो कि जोधपुर से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं, इस समय काफ़ी चर्चाओं में भी हैं।
देखिए, रविंद्र सिंह जी रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और जन संवाद यात्रा का कॉन्सेप्ट अच्छा है। भाई देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि लोगों से संवाद की आवश्यकता अगर हो तो करना चाहिए, और हमारा संवाद तो निरंतर रहा है, लगातार रहा है। हमारा संवाद तो हमारे संगठन की जो संरचना है उसमें प्रारंभ से ही है। तो हमारी बूथ की समितियां हैं, शक्ति केंद्रों की समितियां हैं, हर मोर्चा, प्रकल्प, विभाग और प्रकोष्ठों की समितियां हैं। तो हमारा तो स्ट्रक्चर डेवलप्ड ही है, और जो नए हैं उनको स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो संवाद की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वो बना रहे हैं अभी संवाद। संवाद की स्थिति तो यही हुई ना। तो अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, और बहुत अच्छी बात है कि लोगों से संवाद तो होना चाहिए। जनता से अगर नेता की दूरी हो जाए तो फिर राजनीति चल ही नहीं सकती। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मूल जो आधार है वो यही है, जनता और नेता का संवाद। जनता जो चाहती है वो चीज़ नेता के माध्यम से सदन तक पहुँचे, उसका निराकरण हो, यही है। तो अगर उसमें गैप रह जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए संवाद करना ये प्रारंभ की है, तो वो संवाद आवश्यक है, और संवाद के बिना तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, और मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि भाई अगर कोई है तो उसको संवाद की आवश्यकता, संवाद करना चाहिए। युवा की बात करें तो प्रधान प्रतिनिधि जो चंद्र प्रकाश जानी हैं वो भी काफ़ी तैयारियों में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि युवा शिव विधानसभा में काफ़ी हो चुके हैं और शिव विधानसभा अब चर्चित हो चुकी है। देखिए, युवाओं को तो आना चाहिए आगे। मैं तो ये नहीं कहता हूँ किसी को, मैं उस विचारधारा का व्यक्ति नहीं हूँ कि भाई ये नहीं आए और वो नहीं आए। सब अपने प्रयास करो, जो सही होगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट सही होगा, विज़न सही होगा, जनता उसमें अपने आप चुनाव करेगी। तो इसलिए जहाँ विज़न की कमी रही वहाँ विज़न के साथ ज़रूर आना चाहिए। केवल ये नहीं हो कि साहब ये फलाना ये व्यक्ति या वो व्यक्ति, ये नहीं। जनता उसको सुने कि भाई ये कह क्या रहा है, हमारे लिए क्या कर सकता है, इसकी क्षमताएं क्या है, उस आधार पर बात हो। बाकी ये चीज़ है कि पार्टी से बढ़कर निर्दलीय के रूप में जो भविष्य में देखता हूँ शिव में, वो इतना अच्छा नहीं है। पार्टी के रूप में अगर आप पार्टी से जुड़ के काम करते हो, पार्टी के रूप में आप टिकट लेके आते हो, तो लोग भी उसको सीरियसली लेते हैं। बाकी निर्दलीय के रूप में मुझे नहीं लगता कि शिव की जनता इतना सीरियस लेती है। अब ये कह सकते हैं कि शिव विधानसभा से युवाओं की दौड़ में रविंद्र सिंह भाटी है, चंद्र प्रकाश जानी है, सम्मा बानो है, फतेह मोहम्मद है, उन्हीं की लिस्ट में जितेंद्र सिंह भी आ चुके हैं। देखिए, लिस्ट तो जैसा जो भी कयास लगाएं वो स्थिति है, लेकिन हम तो टिकट मांग रहे हैं। पहली बार भी पैनल में थे और प्रदेश कार्य समिति में पार्टी में रह चुके हैं, तो सीरियस बात करते हैं। ये नहीं है कि मैं मेरे पास कोई पार्टी का पद ही नहीं हो, मैंने पार्टी में काम ही नहीं किया और फिर मैं कहूँ कि साहब मेरे को टिकट दो। तो मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, इसलिए पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। मेरे और पार्टी के बीच में गैप नहीं है। कहीं तो ये स्थिति है कि मैं पार्टी में ही नहीं हूँ, कहीं ये स्थिति है कि मैं सोच रहा हूँ पार्टी किस में जाऊँ, कहीं ये स्थिति है कि साहब अब पार्टी मुझे लेगी कि नहीं लेगी। तो वहाँ तो एक बड़ा गैप हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कोई गैप नहीं है। हम तो पार्टी के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पंचनीय सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, लगातार पार्टी के साथ हैं, पद हो नहीं हो सब कुछ पार्टी के साथ, इसलिए पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो जिनके पास गैप है वो पहले तो उस गैप को फुलफिल करें और उसके बाद टिकट मांगे। तो हमें तो पार्टी ने भी महत्व दिया और हम पार्टी के साथ हैं, तो निरंतर चलते रहेंगे। ये जितेंद्र सिंह सेतराऊ है जो कि इस समय शिव विधानसभा से अपनी भाजपा पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं और कई दशकों से भाजपा पार्टी से एक्टिवेट भी रहे हैं। कैलाश जी चौधरी, उनके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या विकास के बारे में या उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कैलाश जी के बारे में जो मैं ये बात कह सकता हूँ कि बाड़मेर के इतिहास में आज दिन तक इतना सक्रिय सांसद नहीं हुआ। मतलब कैलाश जी के आप प्रोग्राम को देखो कि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण, हर स्टेट में वो जाए आए, हर जगह कार्यक्रम करते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र के हर बूथ तक वो पहुंचते हैं। उन्होंने बूथों की मीटिंगें भी लेते हैं, मतलब शहर का अगर बूथ है और उसमें मीटिंग है तो कैलाश जी उसमें होते हैं, और हर व्यक्ति की चला के उससे बात करना और उसकी मदद करना। कैलाश जी के जो कार्यशैली है उसमें मुझे कहीं गैप नहीं लगता है। मतलब पहले ये होता था कि भाई सांसद के बारे में हम सोचते थे कि हमारे सांसद हैं, कभी कभी दिखते थे, अब सांसद विधायकों से भी सक्रिय लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक संगठन का पदाधिकारी काम कर रहा है आपके साथ, और हर व्यक्ति चाहे वो युवा मोर्चा का हो, किसी और मोर्चा का हो, उससे सहज भाव से मिलना। मैं आपको अभी का इंसिडेंट बताता हूँ, एक नज़दीक का ही। मेरे रिश्तेदार हैं बड़ोड़ा गांव में, तो वो असम में थे, उनकी पोस्टिंग थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनको एयरलिफ्ट करना था असम से। तो मैंने फटाफट कैलाश जी से बात की, मुझे कहा गया, मैंने कैलाश जी से बात की। कैलाश जी मीटिंग में थे, फटाफट वापस फ़ोन आया मेरे पास, मुझे कहा आप बताओ भाई साहब क्या हो गया।
मैं कैलाश जी एक संकट की स्थिति है, आपको निकालना पड़ेगा। तो बोले क्या हो गया? मैं ये स्थिति है, वो असम में है, बहुत बुरी तरह से बीमार हैं, मल्टी ऑर्गन जो है वो डैमेज है उनके, और हम उनको एयरलिफ्ट करना चाहते हैं। तो बोला मुझे बताओ आप क्या करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपको डीजी से बात करनी पड़ेगी या किसी मंत्री से बात करनी तो बात करो। बोला मैं सबसे बात कर लूँगा, आप निश्चिंत रहो। मतलब एक सैनिक की पीड़ा को किस तरह से समझता है, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। उन्होंने फटाफट डीजी से बात की, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं गृह विभाग को देखते हैं, वहाँ से भी बात हो गई, उनकी ऑफिस से लगातार कोऑर्डिनेट हुआ। मेरे पास उस दिन लगभग 10 फ़ोन आए होंगे उनसे संबंधित लोगों के, और उसके बाद फटाफट उन्होंने उनको एयरलिफ्ट किया। दिल्ली में उन्हें हमने एडमिट कराया, दिल्ली में भी उन्होंने बात की कि भाई इनका अच्छी तरह से इलाज होना चाहिए। तो मतलब एक राष्ट्रवादी सांसद जो है, जो राष्ट्रवादी विचार से आता है, वो अपने क्षेत्र के एक सैनिक के बारे में कितनी सजग रूप से कार्य कर लेता है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए कैलाश जी का जो कार्यकाल है, मैं ये मानता हूँ कि अब तक का सबसे बेस्ट सांसद का कार्यकाल है उनका। इतना अच्छा सांसद मैंने तो नहीं देखा, और इतनी तरह से हर व्यक्ति से जुड़ाव, और इतना ज़्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी अपने लोगों को महत्व देना, उनके साथ जुड़ाव रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ के विषयों पर बात करें, यहाँ के विषयों में बात करें, डीएनपी का मामला था, लोग गए वहाँ पे तो फटाफट गए। भूपेंद्र यादव जी हमारे केंद्र के मंत्री हैं, उनके पास गए और सीधी जाकर उनसे बात की कि साहब मेरी ये समस्या है। कोई भी होता है प्रतिनिधिमंडल लेके सीधे मंत्री के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण रूप से हर तरह का प्रयास करते हैं। तो कैलाश जी तो मैं कहता हूं कि अब तो फिर से सांसद बनेंगे और अब के केंद्र में केंद्रीय मंत्री बने, मेरी तो इच्छा ही है।